जी स्टूडेंट्स, सेल रिप्रोडक्शन या सेल साइकिल हमने शुरू किया हुआ था। तो सेल रिप्रोडक्शन में जो दूसरा अ, इसका जो पार्ट है वो है मियोसिस। इससे पहले हमने सेल रिप्रोडक्शन के अंदर सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस जो है वो उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि जो हमारे बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं वो जो डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस होते करते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो वो किस तरीके से माइटोटिक फेज माइटोसिस के जरिए वो डिवाइड होते हैं, थ्रू डिवाइड होते हैं। तो अब हम हमारी बॉडी के जो गैमेट सेल्स हैं, गैमेट सेल से मुराद यहाँ पे उनको कहते हैं जो एग और स्पर्म है, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिनसे आगे फिर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या रिप्रोडक्शन होती है। तो ये जो गैमेट सेल्स हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इनकी डिवीजन का जो प्रोसेस है, उसको मियोसिस कहते हैं। तो अब हम उसी चैप्टर के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि डिफाइन मियोसिस एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सबसे पहले मियोसिस को हम डिफाइन करते हैं कि मियोसिस है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियोन। ये जो मियोसिस वर्ड है ये मियोन से निकला है, एंड मियोन्स मींस मेक स्मॉलर। इसका मतलब होता है कि स्मॉल, कोई यानी एक सेल है तो उसको डिवाइड करके स्मॉलर यानी उसके क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो रिड्यूस कर देते हो जाते हैं इसमें मियोसिस के अंदर। So, meiosis is a special type of cell division necessary for sexual reproduction in eukaryote cells. तो जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि हमारे जो गैमेट सेल्स हैं, एग और स्पर्म, वो इस मियोसिस के थ्रू जो है वो डिवाइड होते हैं। और ये जो गैमेट सेल्स हैं, दे आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे फिर आगे एम्ब्रियो बनता है। तो these cells produced by meiosis are gametes are spores। प्लांट्स के अंदर ये जो गैमेट सेल्स हैं इनको हम स्पोर्स भी कहते हैं और गैमेट्स भी कहते हैं, और एनिमल्स के अंदर हम इनको गैमेट सेल्स कहते हैं। In many organisms, including animals and land plants, but in some other groups such as fungi, gametes are also called sperm and egg cells। तो इस तरीके से इनको गैमेट सेल्स भी कहा जाता है, इनको स्पोर सेल्स भी कहा जाता है। और ह्यूमंस के अंदर या बाकी जो डिफरेंट लैंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर इन गैमेट सेल्स को स्पर्म और एग सेल्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पर्म्स जो है ये मेल गैमेट सेल्स हैं, और एग जो है वो फीमेल गैमेट सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो मियोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन डिप्लॉइड यूकैरियोट सेल्स डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहाँ पे मैं आपको इसकी डायग्राम वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, मियोसिस प्रोसेस जो है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये सामने आती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये आपके सामने डायग्राम आपको नजर आ रही है। अच्छा, इसमें देखें कि ये जो एक डिप्लॉइड यूकैरियोट सेल है, ये एक डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, राइट। और दिस डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब देखें, ये ये एक डिप्लॉइड सेल है, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, ये अपने एक्सचेंज कर रहा है, इसको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के थ्रू जरिए जो है ये एक डिप्लॉइड सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने की ये है कि माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब माइटोसिस के थ्रू जब हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स डिवाइड होते हैं तो उनके क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं अगले जनरेशन, अगले न्यू सेल के अंदर भी, डॉटर सेल के अंदर भी। बट यहाँ पे आप देखें तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो रहे हैं। मतलब शुरू में देखें डिप्लॉइड थे ये इस पेरेंट सेल के अंदर, फिर ये क्रॉसिंग ओवर के जरिए इन्होंने एक्सचेंज किया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर जब मियोसिस के जरिए ये डिप्लॉइड सेल डिवाइड हुआ तो ये मियोसिस 1 के जरिए और मियोसिस 2 के जरिए, मियोसिस 1 के जरिए इसने 2 सेल बना दिए और मियोसिस 2 के जरिए इसने 2 सेल बना दिए। इसका मतलब है
कि ये जो गैमेट सेल है मियोसिस के जरिए जब डिवाइड होता है डिप्लॉयड सेल, तो वो 4 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, इसमें हैप्लॉइड इसलिए कहते हैं कि अब इनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं। इसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों ये क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। देखें, ये गैमेट सेल्स हैं और इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन करना। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि ह्यूमंस के अंदर अगर हम इसको स्टडी करते हैं मियोसिस प्रोसेस को, हमारे जो गैमेट सेल्स हैं, तो जब एग और स्पर्म मियोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं और आगे जब इनसे न्यू हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसलिए होता है कि जब ये फर्ज करें कि ये जो गैमेट सेल्स हैं ये स्पर्म है, इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो गैमेट सेल्स हैं ये फीमेल गैमेट सेल्स हैं, एग सेल हैं, इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। तो जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो जब फर्टिलाइज करेंगे तो उससे जो नया जाइगोट बनेगा, तो उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल गैमेट्स की तरफ से आएंगे और हाफ जो है वो फीमेल गैमेट्स की तरफ से आएंगे। तो इस तरीके से जो न्यू सेल बनेगा, न्यू जाइगोट बनेगा, तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो ह्यूमन सेल जो है, स्पर्म जो है 23 क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे और एग सेल के अंदर 23 होंगे। तो जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, तो जब ये आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसके अंदर 23 तो ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये पीछे इसके एक कॉन्सेप्ट है कि मियोसिस के जरिए जब ये डिप्लॉयड सेल्स जो है वो डिवाइड होता है टू जनरेट 4 हैप्लॉइड सेल्स, so their chromosome number should be reduced. Diploid means the cells in which chromosome are in pair. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद होता है। एंड हैप्लॉइड मींस द सेल्स व्हिच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है हाफ हाफ मौजूद है, ठीक है, ये हाफ। अच्छा, यहाँ पे आप ये क्रोमोसोम के साथ आप देख सकते हैं कि ब्लू के साथ जो है वो पिंक कलर अटैच हुआ है, तो ये क्रॉसिंग ओवर, यानी वो जब एक्सचेंज करते हैं, प्रोफेज 1 के अंदर हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करके अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। बहरहाल ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हाफ हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। और दूसरा ये है कि इनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मियोसिस। अब हम आगे आते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस। जी, ये यहाँ पे मैं आता हूँ, फेजेस ऑफ मियोसिस में आ जाते हैं हम। अच्छा, ये जो मियोसिस के जो फेजेस हैं, मियोसिस को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं। जैसे अभी पिछली डायग्राम के अंदर हमने पढ़ा कि मियोसिस 1 के जरिए 2 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और मियोसिस 2 के जरिए 2 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि meiosis was discovered by and described by the first time in 1876 by a German biologist Oscar Hartwig। तो ये जो meiosis का जो फिनोमेना है, जो फेज है, इसको फर्स्ट टाइम जो है ऑस्कर हार्टविग ने डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। The preparatory steps of meiosis are identical into the interphase of mitosis। अच्छा, अब इसमें भी जब गैमेट सेल्स मियोसिस के जरिए डिवाइड हो रहे होते हैं, तो इसमें भी दो फेजेस इनिशियली होते हैं। एक है इंटरफेज, जिसको हम प्रेपरेटरी फेज कहते हैं, जो कि माइटोसिस के अंदर भी हमने पढ़ा था, G1 फेज पर मुश्तमिल होता है और G2 फेज और S फेज पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पे भी वो कह रहा है कि प्रेपरेटरी फेज जो है इनके आइडेंटिकल हैं। अच्छा, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू सेम थ्री फेज, G1, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के लिए इंटरफेज और होगा, मियोसिस 2 के लिए और होगा। तो सेम इस तरीके से ये सबसे पहले इंटरफेज यानी प्रेपरेटरी फेज के अंदर, जिस तरह माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि G1, G2 और S फेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा होगा। अब हम मियोसिस को, क्योंकि दो हमने फेजेस में तकसीम किया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पोलर सेल्स बनते हैं जो कि आगे फर्टिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम मियोसिस 1 को देखते हैं। अच्छा, मियोसिस 1
in meiosis 1 homologous chromosomes in diploid cells separate and so two haploid daughter cells are produced. अच्छा, इसमें अगर हम वही पीछे वाली डायग्राम के अंदर जाते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे ये इसमें आप देखें कि meiosis 1 के अंदर जब डिप्लॉइड सेल जब डिवाइड होता है तो उससे टू हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। सो इट इन दिस स्टेप इन meiosis that generate genetic variations। अच्छा, अब इसमें जब ये टू हैप्लॉइड सेल्स बन रहे होते हैं तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन भी आ रही है। ये आप देख रहे हैं ना कि जब ये क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, तो इससे इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाता है। तो meiosis 1 अकर इन टू मेन स्टेप्स। तो meiosis 1 भी दो मेन स्टेप्स के अंदर होता है। द फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। तो जैसे हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। So the karyokinesis of meiosis is further subdivided into phases like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। मैं अब वापस आपको सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर लेकर आता हूँ जहाँ पे ये फेजेस आ गए meiosis 1 के। अच्छा जी, इसमें आप सबसे पहले तो देखें कि ये गैमेट सेल है। इंटरफेस के दौरान उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही होती हैं, मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम्स जो हैं इसके अंदर ट्विंस विद आइडेंटिकल वो पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये सारे क्रोमोसोम्स वगैरह मौजूद हैं और इसके अंदर ये क्रोमेटिन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम जाते हैं तो ये meiosis 1 जो है इसको हम that is divided into four subphases like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। तो हम इनको इस तरीके से कहते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि prophase 1 जो है that is the prophase 1 that is longest phase in meiosis। ये सबसे लंबी फेज होती है meiosis के अंदर। ड्यूरिंग दिस स्टेज सब इसको मैं जरा प्रोफेज 1 को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। सिर्फ प्रोफेज 1 में मैं ये आ गया, ये हमारे पास प्रोफेज 1 में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये देखिए meiosis के अंदर meiosis 1 के अंदर प्रोफेज 1 जो है इसमें आप देख सकते हैं कि साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। ये उसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं 2n=4 यानी डबल नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये बाहर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली जिस तरह माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि न्यूक्लियस के बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब प्रोफेज 1 जो है जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है meiosis के अंदर। सो ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमेटिन्स कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स यहाँ पे पहले कंडेंस नहीं होते, प्रॉपर शेप में नहीं होते, तो वो क्रोमेटिन कहलाते हैं। तो जब ये सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो ये अपने आप को कंडेंस करते हैं तो ये क्रोमोसोम की शेप में ले आते हैं और homologous chromosomes line up with each other and form the pair by a process is known as synapsis। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये एक दूसरे को लाइन अप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर बना के तो ये लाइन अप में आ जाते हैं और ये जो इनकी पेयरिंग करके लाइन अप की पोजीशन है इसको हम साइनेप्स कहते हैं, दैट इज नोन एज साइनेप्सिस। तो ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवलेंट। अच्छा, अब ये जो एक पेयर है क्रोमोसोम का इसको हम बाइवलेंट भी कहते हैं और ईच बाइवलेंट हैज 4 क्रोमेटिड्स, यानी एक पेयर ये है एक पेयर ये है तो इसको बाइवलेंट भी कहेंगे और हर क्रोमोसोम जो है वो 4 क्रोमेटिड्स पर भी मुश्तमिल होता है। यानी इस क्रोमेटिड्स मींस कि ये जो इसको शॉर्ट आर्म्स हैं, ये 2 शॉर्ट आर्म्स ऊपर आपको नजर आ रहे हैं और 2 शॉर्ट आर्म्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये 4 क्रोमेटिड्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। so it may be also called tetrad। तो ये डिफरेंट नाम इनको अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर हम इनको कह सकते हैं कि इनको टेट्राड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे ये कहेंगे कि ये क्रोमोसोम है, ये इसका अपना क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमोसोम है इसके साथ और ये इसका छोटा सा आर्म क्रोमेटिड है।
तो जब ये दूसरे क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है अपने साथ वाले पेयर क्रोमोसोम के साथ जब ये अटैच होगा, तो ये इसका जो क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड पार्ट है उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट का। तो सो दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड चियास्मेटा। तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्रॉसिंग बेसिकली ये सारा मकसद जो है वो इसलिए हो रहा होता है ताकि क्रॉसिंग ओवर की जा सके। तो प्रोफेज 1 के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है क्रॉसिंग ओवर। ये इस डायग्राम के अंदर आप जरा तफसील के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ये देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये अलाइन, ये पेयर बन गए, ये इनके क्रोमेटिड्स आ गए। अच्छा, अब ये दो डिफरेंट दो क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू देखें कि एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड के साथ जो है यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। अब ये इसके लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जब ये अटैच होगा तो ये जिस हिस्से में इसने अटैच हुआ वहां पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेगा। मिसाल के तौर पर हम एक्स और वाई क्रोमोसोम इसको तस्वर कर लेते हैं। तो एक्स जो है वो ये कह लेते हैं हम कि ब्लू कलर में है, और वाई क्रोमोसोम जो है वाई जो है ये रेड कलर में है। अब ये देखें, एक्स जो है इसके साथ वाई का नॉन सिस्टर पार्ट जो है वो इसके साथ अटैच हो गया, और इस तरह ये जो वाई है इसके साथ एक्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट जो है वो अटैच हो गया। इस अटैचमेंट को हम क्रॉसिंग ओवर बेसिकली कहते हैं। और ये जो अटैचमेंट है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है, क्यों होती है? बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स रिजल्ट्स इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ताकि इनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉम्बिनेट किया जाए, जेनेटिक वेरिएशन लाई जा सके। ये भी नेचर का एक बेहतरीन रूल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, तो हर आने वाला जो नया ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर बेस्ट जेनेटिक करेक्टर होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंटल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से, ताकि वो अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को वहाँ पे ला सके। सो दिस इज अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। ये मेन चीज है जो कि प्रोफेज 1 के अंदर होती है, और ये प्रोफेज 1 को डिफरेंट करती है बाकी तमाम फेजेस के अंदर से। सो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन्स एज बाइवेलेंट। क्रॉसिंग ओवर के बाद हर क्रोमोसोम जो है, पेयर जो है वो बाइवेलेंट ही रहता है। ये आप देखें, बाइवेलेंट टू पेयर्स इसके, ये दो आर्म्स ऊपर की तरफ है और दो आर्म्स नीचे की तरफ है। तो ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, और ये जो है ये जो नीचे वाले हैं दो नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स का इनको हम नाम देंगे। सो क्रोमोसोम्स कंडेंस। अच्छा, अब ये सारा कुछ प्रोफेज के 1 के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये सारा क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम्स जो हैं दोबारा कंडेंस होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है न्यूक्लियस के बाहर होती है वो दोबारा डिसअपियर हो जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सेंट्रियोल्स व्हिच आर duplicated during the interphase migrate to the two poles to form spindle fibers। तो फिर वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं सेंट्रियोल्स, वो सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वो तो ब्रेक डाउन हो चुका होता है। यहाँ पे मैं आपको ये इसमें मैं आपको दिखाता हूँ फेज 1 के अंदर। ये आप देखें कि अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुकी है, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, अब ये अपने आप को इस स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। सो द काइनेटिक कोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो व्हाइल द नॉन काइनेटिक कोर स्पिंडल फाइबर्स बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, इसमें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स के साथ ही, यानी इनके साथ काइनेटोकोर, दैट इज द पॉइंट वेयर द अटैचमेंट ऑफ विद स्पिंडल फाइबर्स, उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। सो while non-kinetochore spindle fibers from both sides interact with each other। दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स attached with pair of chromosomes। So in mitosis we have seen that two kinetochore spindle fibers attached with one chromosomes। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस वो ये बताना चाह रहा है कि माइटोसिस के अंदर एक क्रोमेटिड्स है जो कि दो जिसपे दोनों जो हैं काइनेटोकोर होता है जिसके ऊपर दोनों क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट काइनेटोकोर्स होते हैं मियोसिस के अंदर,
जहाँ पे ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अटैच होता है, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम जो है दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म। तो दिस इज अबाउट द प्रोफेज वन, ये सबसे लेंथी फेज है। थोड़ा सा साइड पे इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिक्स था, थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है जो मियोसिस के अंदर होता है, इसको फर्स्ट टाइम 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिक्स था थॉमस हंट मॉर्गन, उसने ये जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर उसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर ये इसने क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना है वो ऑब्जर्व किया था। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन का ये जो पहली फेज है ये आ गई। अच्छा, इसके बाद जो है वो मेटाफेज वन है। मेटाफेज वन को सबसे पहले हम इसको अलहदा से देखते हैं स्लाइड की सूरत में। जी, ये हमारे पास आ गया मेटाफेज वन। तो ये बिल्कुल वही माइटोसिस की तरह। तो मेटाफेज वन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स एंड मूव टू द मिडल ऑफ द सेल, यानी इक्वेटोरियल लाइन। These pair of homologous chromosomes align along with equatorial plane, forming a metaphase plate। तो ये एक दूसरे के साथ पेयर की सूरत में, ये याद रखना है, मियोसिस में क्रोमोसोम आर ऑलवेज अटैच इन द पेयर फॉर्म। या आप ब्लू और रेड यानी दो पेयर हैं, एक्स वाई कह सकते हैं, एक्स एक्स कह सकते हैं, एक्स वाई कह सकते हैं, तो ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये अपने आप को इस स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर दरमियान में बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज कर लेते हैं। सो दिस मेटाफेज वन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है मेटाफेज वन के बाद, वो है एनाफेज वन। जी, ये आ गई हमारे पास एनाफेज वन की स्लाइड हम देखते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज एनाफेज वन। एनाफेज वन जो है दैट द क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड एंड मूविंग टुवर्ड द पोल्स। अच्छा, इसमें वही माइटोसिस की तरह स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल में एक दूसरे को पुश करते हैं, जिससे ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ, यहाँ पे फिर आप पेयर जो है उनका ब्रेक हो जाएगा, तो हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे जाने की कोशिश करते हैं और हाफ जो है वो दूसरे पोल पे चले जाते हैं। सो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन्स रिजल्ट पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। तो जब ये इनकी ये पुल करते हैं स्पिंडल फाइबर, ये शॉर्टर होते हैं, तो इसकी वजह से इनके जो क्रोमोसोम पेयर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो सिंस द वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, जैसे आप देखें कि यहाँ पे आप देखें कि ये फर्ज करें यहाँ से ये शॉर्टर हो रहा है ये स्पिंडल फाइबर्स, तो क्रोमोसोम को इस एक पेयर को ये इसकी तरफ लेकर जा रहा है इस साइड पे एक पोल पे, और ये इसको इस पोल पे लेके जा रहा है। सेम इसी तरह ये जो पेयर था क्रोमोसोम का, उसका एक पार्ट जो है क्रोमोसोम का उसको इस तरफ लेके जाएगा और दूसरे को दूसरे पोल पे लेके जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो अब पेयर की फॉर्म में जो क्रोमोसोम थे, अब वो यहाँ पे पेयर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और वन क्रोमोसोम पुल टुवर्ड वन पोल एंड another two haploid or another chromosome moves to the opposite pole. So in this way two haploid cells are formed. तो जब ये हाफ हाफ पहुंच जाएंगे एक जगह पे, तो ये फिर ऑटोमेटिकली ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें हमने मियोसिस की डेफिनेशन के अंदर शुरू में ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था। ओके, तो इसके बाद एंड ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो इनके साथ बिल्कुल स्टिल अभी भी अटैच। सो दिस इज अबाउट द एनाफेज। एनाफेज वन, एनाफेज वन में हमने देखा कि अब ये ऑपोजिट पोल के अंदर क्रोमोसोम जो है वो जाना शुरू हो गया। So the next one is telophase one। जी, ये telophase वन है। ओके, अब देखें कि ये न्यूक्लियस है। अब ये एक न्यूक्लियस भी दरमियान में, अब ये क्योंकि कैरियोकाइनेसिस टेलोफेज वन के ऊपर जाके मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके एक पोल में देखें कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ एक पोल पे जा रहे हैं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले गए हैं। तो इन टेलोफेज वन क्रोमोसोम्स अराइव एट देयर पोल, जब ये अपने अपने पोल पे पहुंचे एट द एंड ऑफ दिस फेज, सो ईच पोल नाउ हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस पोल पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और इसी तरह इस पोल के ऊपर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी हर क्रोमोसोम के पास टू क्रोमेटिड्स, ये टू शॉर्टर आर्म्स जो हैं वो साथ में मौजूद होते हैं। स्पिंडल नेटवर्क्स डिसअपीयर,
तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे अब आप देख सकते हैं कि दरम्यान में बिल्कुल डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए। और न्यूक्लियर इनवेलप जो है दैट इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। तो जब ये जहाँ पे ये हैप्लॉइड सेट, अब ये जो सेट है क्रोमोसोम का, इसको हम हैप्लॉइड सेट कहते हैं। तो इसके ऊपर आप देखें कि ये न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा से बनना शुरू हुई। ये ऊपर फेज 1 के अंदर डिसअपियर हुई थी, डिसइंटीग्रेट हुई थी, यहाँ पे ये दोबारा बनना शुरू हुई है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो दोबारा इस फेज के अंदर जो है वो बन रही है। ओके, सो क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू द क्रोमोटिन, और फिर अगेन वो उसी तरह क्रोमोसोम अपने आप को अनकॉइल कर लेते हैं और ये क्रोमोटिन की फॉर्म में वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से मियोसिस 1 के जरिए जो है वो टेलोफेज 1 तक ये हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच जाते हैं, हाफ दूसरे पोल पे पहुंच जाते हैं, और सेम इस तरह फिर बीच में से न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। एंड फाइनली उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, तो वो दोनों सेल्स जो हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से सेल जो है वो अलग-अलग एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओवरऑल व्यू अगर आपको इसमें दूँ इस पूरी मियोसिस का, तो इसमें अगर हम इस डायग्राम के थ्रू ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखें ये अर्ली प्रोफेज 1 था, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल्ड क्रोमोसोम नंबर। तो उसके बाद ये अर्ली प्रोफेज है। तो उसके बाद ये यानी यहाँ से प्रोफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 जो है सबसे लेंथी फेज होती है। तो अर्ली प्रोफेज 1 के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद जब ये आगे थोड़ा सा प्रोसीड होता है, जिसको हम लेट प्रोफेज 1 कहते हैं, तो अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और ये वही जो क्रॉसिंग ओवर का जो पोर्शन है जिसमें अपने ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं, ये करते हैं। और साथ ही ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है, यहाँ आप गैप्स देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो ब्रेक होना शुरू हो रही है, और ये जो सेंट्रियोल्स बिल्कुल न्यूक्लियर इनवेलप के साथ मौजूद थे, तो ये दो पोल्स के थ्रू जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ओवरऑल व्यू हम इसका देख रहे हैं मियोसिस 1 का। और जब ये नेक्स्ट फेज में ये प्रोफेज मुकम्मल हो जाता है और मेटाफेज 1 में नेक्स्ट फेज में आ जाता है, इसमें आप देखें कि स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होके तो ये स्पिंडल फाइबर्स की सूरत में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो मेटाफेज 1 हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो एनाफेज 1 के अंदर आप देखें कि वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि दो ऑपोजिट सेंट्रोसोम, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, एक पॉइंट ये और एक ये, जहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो दोनों पोल पे ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ऑपोजिट पोल पे एक दूसरे को पुश करते हैं, खींचते हैं, जिससे अब ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म में थे, अब ये सेपरेट हो जाते हैं। तो हाफ क्रोमोसोम जो है एक पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं, और हाफ जो है वो दूसरे पोल पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके, और साथ में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड पार्ट जो है वो इनके साथ साथ ही रहेगा। और इस तरीके से आगे टेलोफेज 1 के अंदर आप देख रहे हैं कि अब ये हाफ सेट जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेट क्रोमोसोम्स का वो एक पोल पे चला गया, और हैप्लॉइड सेट जो है क्रोमोसोम का वो दूसरे पोल पे चला गया, और फिर न्यूक्लियर इनवेलप जो है इनके ऊपर दोबारा इस तरीके से बनना शुरू हो जाती है। और ये न्यूक्लियर इनवेलप जब बन जाता है तो उसके बाद ये क्रोमोसोम वापस अपने आप क्रोमेटिन की फॉर्म में लेकर चले जाते हैं, और इस तरीके से आप एक सेल के अंदर जो वो दो न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस के अंदर वही ये बीच में अब ये सेल जो है इसमें ये जो गोल्गी बॉडीज हैं ये वेसिकल्स बना लेते हैं, बीच में क्लेवेज बनना शुरू हो जाता है, और फाइनली साइटोकाइनेसिस के थ्रू जो है ये सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। तो इस तरीके से मियोसिस 1 के थ्रू जो है वो टू डॉटर सेल्स बनते हैं, और मियोसिस 2 के थ्रू जो है वो टू डॉटर सेल्स बनते हैं। इस तरीके से एक डिप्लॉइड सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर चेंज हो जाता है। बट इसमें क्या है कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो आप देख सकते हैं, तो वो आप हाफ हाफ जो है उसके अंदर हो चुके हैं,
और इसकी भी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने गैमेट सेल्स ने आगे फर्टिलाइजेशन करनी होती है, तो हाफ इनके पास क्रोमोसोम होते हैं, हाफ ये दूसरे गैमेट सेल से ले लेते हैं, तो जब ये एम्ब्रियो के अंदर मिलते हैं तो ये कंप्लीट सेट जो है वो क्रोमोसोम का हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द मियोसिस वन। मियोसिस टू जो है, इसकी मैं जस्ट आपको डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि मियोसिस टू जो है is exactly similar to the mitosis. इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। In the second phase of meiosis, that is similar to mitosis and is subdivided into और इसको भी फिर हम आगे 4 phases के अंदर डिवाइड करते हैं meiosis 2 को, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और फिर वो साइटोकाइनेसिस। तो अगर हम इसके अंदर देखें, प्रोफेज 2 जो है टेक्स मच लेस टाइम्स कंपेयर टू प्रोफेज 1, तो ये प्रोफेज 2 है, ये प्रोफेज 1 की निस्बत इसमें कम टाइम लगता है। और इन दिस फेज न्यूक्लियाई disappear, nuclearly enveloped disappear and chromatin condense, so centrioles move to the polar regions and to make the spindle fibers. यहाँ पे भी वही nuclear enveloped disappear हो जाएगा और centrioles इंटर होंगे और वो वहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। So in metaphase 2, in metaphase में अगर हम आते हैं, ये metaphase 2 है, इसमें सेम बिल्कुल वही क्रोमोसोम्स जो हैं अटैच विद द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटोरियल लाइन। अब ये देख सकते हैं दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अटैच होते हैं। और दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज 2, और ये मेटाफेज 2 जो है वो एनाफेज 2 में चला जाएगा। और एनाफेज 2 में भी आप देख सकते हैं कि वही ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ऑपोजिट पोल के अंदर एक दूसरे को खींच रहे हैं, और जिसकी वजह से हाफ क्रोमोसोम जो है वो एक पार्ट पे चले जाते हैं और हाफ जो है वो दूसरे पार्ट पे चले जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, लेकिन इनमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है दैट इज आल्सो अटैच विद दीस क्रोमेटिड्स। तो ये आप जो ब्लू कलर है साथ में और इधर ब्लू के साथ रेड कलर है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट को शो कर रहा है। So finally, in telophase 2, marked with the uncoiling of chromosome into chromatins, तो ये जब ये हाफ हाफ पहुंच जाते हैं तो ये दोबारा अपने आप को अनकॉइल कर लेते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में ले आते हैं। So nuclear envelope reforms cleavage or cell formation eventually produce a total number of 4 daughter cells. तो आप ये देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाती है और इस तरीके से 4 डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं, ईच विद एन अप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और चारों के अंदर हाफ नंबर जो है वो क्रोमोसोम का मौजूद है। So this is about the overall view of meiosis, in which a diploid cell is divided to generate 4 haploid cells, and in each of 4 haploid cells have half number of chromosomes, which have half set of chromosomes. So this is about the meiosis 2. सेम अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की तरफ जाएं, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंस का एक स्लाइड बनाई हुई है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है, इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। नंबर 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग। जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती है, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम या जेनेटिक मेकअप जो है वो मदर साइड से आता है और हाफ जो है वो फादर साइड से आता है, तो इसलिए जेनेटिक वेरिएशन होती है। तो वो वेरिएशन जो है बेस्ट करेक्टर जो है वो डेवलप करते हैं अगली नस्ल के अंदर। तो ये मियोसिस के एक सिग्निफिकेंस है। फिर मियोसिस मेक्स जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल इन 3 ways: क्रॉसओवर, रिडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड इंडिपेंडेंट रैंडम असॉर्टमेंट। तो इन तीनों तरीकों से, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, रिडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू, और ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि हर क्रोमोसोम जो है इंडिपेंडेंटली दूसरे के साथ जाके पेयर बनाएगा, अटैच करेगा, तो इस सारे प्रोसेस से जो है वेरिएशन जो है वो मुमकिन हो पाती है। तो सिग्निफिकेंस जो है मियोसिस की फॉर रिप्रोडक्शन इन इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय 1890 by German biologist August Weismann. So he pointed out that meiosis was necessary not only to maintain a number of chromosomes in the next generation, but also produce variation in the next generation. बहुत ही important इसका पॉइंट जो है वो रेज किया था ऑगस्ट वेजमैन ने, जर्मन बायोलॉजिस्ट था। तो उसने कहा कि ये मियोसिस जो है ये ना सिर्फ के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है अगली जनरेशन के अंदर उसको मेंटेन करती है, बल्कि वेरिएशन भी काज करती है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर ये माइटोसिस की तरह हमारे गैमेट सेल के अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम रह जाते, तो जब ये 46 मिलते
तो ये तो 92 बन जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही सिलसिला ही बदल जाता है। ह्यूमंस के अंदर तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हाफ इसलिए होते हैं ताकि अगली जनरेशन के अंदर जो है वो एग्जैक्ट टोटल हो सके, पूरे कंप्लीट हो सके। और दूसरा जेनेटिक वेरिएशन का बेस्ट सोर्स है ये मियोसिस। तो उससे फिर ये भी है कि बहुत सारी जो इनहेरिटेड डिजीजेज हैं फादर साइड से हैं या मदर साइड से हैं, तो अगर वो रिसेसिव में आ जाए तो वो उसके कम होने के चांसेस हैं, वो नहीं होती। और फिर इस तरह मेंटेनेंस क्रोमोसोम नंबरिंग नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो मियोसिस है ये इस चीज़ को भी हेल्प आउट करती है कि अगली जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहे। So this is about the main significances of meiosis. Okay, students, now we move towards the error in meiosis. तो definitely ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये जो हमारे गैमेट सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, तो अगर ये भी एक ये एरर इन मियोसिस की स्लाइड आ गई। अच्छा, इनका भी जो प्रोसेस है, इनकी जो डिवीजन का प्रोसेस है वो बड़ा प्रोग्रेसिव होता है और सिस्टमेटिक होता है और एक सीक्वेंस के अंदर होता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई एरर आ जाए तो वो फिर एबनॉर्मल गैमेट सेल्स बनते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर जो मेन एरर आता है वो नॉन डिसजंक्शन है। नॉन डिसजंक्शन मींस द प्रॉब्लम विद स्पिंडल क्रॉसिंग इन डॉटर सेल्स, होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द मियोसिस 1। यानी मियोसिस 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जब वो सेपरेट होते रहते हैं तो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते। तो उसमें क्या ऑप्शन हो सकती है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस 2 टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम्स। मियोसिस 2 के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, यानी ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल विद ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट, सो इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। अगर तो ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं तो फिर तो ये कहलाएगा डिसजंक्शन, तो फिर तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होगा। बट समटाइम्स सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल एंड इट इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। बाज़ औक़ात जो है वो सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती। आप देखें ना कि यहाँ पे ये एक सिस्टर क्रोमेटिड आना था तो एक कम आ गया, तो n-1 से हम शो कर रहे हैं, तो कम आएगा तो वो भी नॉन डिसजंक्शन कहलाएगा। और एक में जो है वो एक ज्यादा आ गया n+1, एक क्रोमेटिड पार्ट जो है क्रोमोसोम का क्रोमेटिड जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। दोनों साइड पे नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी। सो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ gametes which have either more or less than the normal number of chromosomes. So if such abnormal gametes fuse with the normal gametes, it results abnormal chromosomes number in the next generation. अच्छा, अब इसको मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये जो दो सेल हैं, गैमेट सेल्स हैं, एग है या स्पर्म कोई भी है, अब ये नॉन डिसजंक्शन हुई है, इसके अंदर क्रोमोसोम नॉर्मली सेपरेट नहीं हुए, एक में एक क्रोमोसोम कम हो गया और दूसरे सेल के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। तो अब होना क्या चाहिए था कि 46 है तो 23 होने चाहिए, इस सेल में चले गए 22 और इसमें चले गए 24। अब जब ये 22 और 24 वाले जो हैं एबनॉर्मल गैमेट सेल जब किसी दूसरे नॉर्मल गैमेट सेल के साथ जब फर्टिलाइज करेंगे तो अब क्या होगा, अगर ये 22 वाला करता है वो 23 के साथ जब ये क्रॉस करेगा नॉर्मल गैमेट सेल के साथ, तो उस न्यू सेल के अंदर हो जाएगी तादाद क्रोमोसोम की 45, तो वो भी अबनॉर्मेलिटी है। 45 क्रोमोसोम वाला तो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर सके या उसकी बॉडी के अंदर अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और सेम इसी तरह अगर ये जिसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, जब ये किसी दूसरे नॉर्मल गैमेट सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा तो इसके पास 23 होने चाहिए थे तो 24 है। तो जब ये नॉर्मल 23 वाले के साथ फर्टिलाइज करेगा तो इसकी अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 46 की बजाय 47 हो जाएगी, तो ये भी एबनॉर्मेलिटी काज करेगा। तो मेन जो एरर है मियोसिस के अंदर वो नॉन डिसजंक्शन का है कि ये क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते, एक दूसरे से अलग-अलग नहीं होते। So this is about the non-disjunction. This is the error in meiosis. Finally, सेल रिप्रोडक्शन के अंदर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं मियोसिस और माइटोसिस का कंपैरिजन। हम ये एक स्लाइड है जिसमें
हम जनरली थोड़ा सा कंपैरिजन दोनों में देख लेते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस के अंदर कंपैरिजन क्या है। मियोसिस पर्पस ग्रोथ एंड रिपेयर, जबकि माइटोसिस पर्पस रिप्रोडक्शन एंड डिवीजन। तो एक तो ये है, और इसमें जो है वो डिवीजन एक ही होती है माइटोसिस के अंदर, जबकि मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल जो है वो 2 डिप्लॉइड सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल्स जो हैं, जब 2 डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो जब वो आगे डॉटर सेल्स बनाते हैं, तो डॉटर सेल्स जो हैं उनके अंदर भी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वही क्रोमोसोम की तादाद होती है, आइडेंटिकल पेरेंट सेल्स। और वो जो नए डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल के तरह। जबकि मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स हैं वो 4 नॉन आइडेंटिकल पेरेंटल सेल्स कॉल्ड गैमेट जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स। जबकि मियोसिस के थ्रू जो डिप्लॉइड सेल्स है वो 4 हैप्लॉइड सेल के अंदर डिवाइड होता है, और ये चारों हैप्लॉइड सेल्स नॉन आइडेंटिकल होते हैं, यानी उस पेरेंटल सेल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं, जिनको हम गैमेट सेल्स भी कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं, सेक्स सेल्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं एग और स्पर्म जो है वो मियोसिस के थ्रू जो है डिवाइड होते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था, ये चैप्टर था सेल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने 2 फेजेस देखी, मियोसिस और माइटोसिस। तो इनको हमने डिटेल के साथ स्टडी कर लिया। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स की डिवीजन कहलाती है, जबकि मियोसिस जो है वो हमारे गैमेट सेल्स की डिवीजन है, जो डिवाइड होते हैं वो मियोसिस के थ्रू होते हैं। सो दिस इज अबाउट द सेलुलर रिप्रोडक्शन, और ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, नए सेल बनते हैं। तो चाहे ये फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, और ये बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए भी ज़रूरी है। सो दिस इज अबाउट द सेलुलर रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।